नमस्कार सभी को। सीखने के इस क्रम में हम आज इतिहास हिस्ट्री के अंतर्गत जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसके पूर्व के वीडियो में हमने यूरोप में पुनर्जागरण के बारे में चर्चा किया था। तो उसके बाद यूरोप में जो आधुनिक काल और भारत में आधुनिक काल का उदय हुआ, उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कक्षा 8वीं का टॉपिक है, पर यह जो टॉपिक है वह सभी के लिए, चाहे सामान्य कक्षाओं के लिए हो या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो, आवश्यक होता है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस पर हम क्रम से चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। जो वास्को डी गामा थे वे 1498 में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरे थे। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को क्या किया, उन्होंने अधिकृत कर लिया और उस गोवा को क्या किया, राजधानी बनाया। यूरोप के व्यापारी भारत से मुख्य रूप से क्या क्या व्यापार में ये यहाँ से ले जाते थे? तो वे थे मसाले, कपड़े, नील। इन चीज़ों को बहुत कम दामों में खरीद कर ये क्या करते थे, यूरोप में ऊंची दामों में बेचते थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भी भारत आने लगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत का उस समय का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो भारत का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वह था सूरत। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की, ये भी पूछा जाता है। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित मद्रास अंग्रेज़ों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो वर्तमान में हम मद्रास को चेन्नई के नाम से जानते हैं। इस समय बंगाल भी एक स्वतंत्र और संपन्न राज्य था, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना। सिराजुद्दौला के सेनापति, उनका सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को क्या किया, अंग्रेज़ों ने अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीत गए। ये भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल में अंग्रेज़ों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी, ने क्या किया, अंग्रेज़ों के बीच 1764 में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ये भी पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, जीत गए वे, और इस युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ। आगे बढ़ते हैं। संसद ने 19 जून 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। 17 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर
बना दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था पूछा जाता है, तो बंगाल का गवर्नर प्रथम थे वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल में अंग्रेज़ों का सीधा शासन स्थापित हो गया और इन्होंने अपनी कलकत्ता को राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, ये कब हुआ? 1767 से 1769 के बीच में। मैसूर शासक हैदर अली के साथ मद्रास की संधि से समाप्त हुआ प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध। हैदर अली का चित्र देख पा रहे हैं हम। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 में। किनके बीच? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच हुआ, जो अंततः 1784 में मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। और युद्ध का परिणाम क्या रहा? युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका 32 वर्षीय पुत्र, जिनका नाम टीपू सुल्तान है, वह मैसूर का शासक बना। और जो टीपू सुल्तान था वह बहुत ही विद्वान और बहादुर शासक था। साथ ही साथ इनकी फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी। टीपू सुल्तान का चित्र देख पा रहे हैं हम। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब हुआ? यह 1789 से 1792 के बीच चला। इसमें टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, तो अंग्रेज क्या हो गए? उनके विरुद्ध इस युद्ध में शामिल हुए। साथ ही साथ निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण टीपू सुल्तान हार गया। और उनके हारने के फलस्वरूप क्या हुआ? 1792 में रंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। 1798 में लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर बना और सहायक संधि लेकर आया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रत्येक राज्य को अपने पास क्या करना था? अंग्रेज सेना रखना पड़ता था। वेलेजली ने अपने सहायक संधि का सबसे पहले क्रियान्वयन हैदराबाद के निजाम व अवध के नवाब से किया। ये भी पूछा जाता है कि सहायक संधि का पहला क्रियान्वयन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद और अवध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। किनके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद 1802 में बेसिन की संधि अथवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। बेसिन की संधि जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। अंग्रेजों का सिंधिया और भोसले से युद्ध 1802 से 4 के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज और होलकर के बीच तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1804 से 5 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ, जिसमें पेशवा होलकर और भोसले की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर बने। इन्होंने क्या किया? सुधारवादी विकास की नीति को अपनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल के गवर्नर क्या क्या सुधार कार्य मुख्य रूप से किया? सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या और नर बलि प्रथा आदि पर रोक लगाया। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। इसी समय लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का गवर्नर बना और लॉर्ड डलहौजी
हड़प नीति लेकर आया। तो हड़प नीति क्या था? अगर किसी शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो अंग्रेज उनके राज्य को हड़प नीति के अंतर्गत अपने कब्जे में ले लेते थे। तो ये थी हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। इस नीति से उसने सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के समय के प्रमुख प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से ये रहे, जैसे कि डाक तार की स्थापना, कमिश्नरी प्रणाली लागू करना, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार करना और शिक्षा आयोग का गठन करना रहा। साथ ही साथ 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच जो पहली रेलगाड़ी चली, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही चली। तो आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में चर्चा किया। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले भाग में हम इसके आगे की 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।